गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा 5th चैप्टर है। इसका टॉपिक है भू स्वामित्व से आप क्या समझते हैं और भारत में स्वतंत्रता से पहले तथा बाद में भारत की भूमि व्यवस्था की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। भू स्वामित्व या भूमि व्यवस्था से तात्पर्य भूमि व्यवस्था से है, जिसमें निम्नलिखित को इसने शामिल किया है। सबसे पहले इसने भूमि के स्वामी को, फिर भूमि को जोतने वाले भूमि के प्रति कर्तव्य, अधिकार और दायित्व। नेक्स्ट इसने किया मालगुजारी देने के लिए राज्य से संबंध की व्याख्या से। दूसरे शब्दों में भूमि पर स्थायी मालिकाना हक किस व्यक्ति का होना चाहिए, उस पर खेती वास्तव में कौन करता है और उस भूमि पर लगान निर्धारित करने की रीति क्या है। ये तीनों ही बातें मिलकर भूमि व्यवस्था को बनाती हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? भूमि व्यवस्था या भू स्वामित्व से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके अनुसार भूमि का स्वामित्व, उसका अधिकार और दायित्व जो है निर्धारित किए जा सकें। एक आदर्श भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहले गुण क्या होना चाहिए? भूमि पर जो जोतता है उसका स्वामित्व होना चाहिए। लगान जो है उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए। भूमि के हस्तांतरण की व्यवस्था जो है स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट, जोतों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। तो इस प्रकार एक अच्छी भूमि व्यवस्था के अंदर ये गुण होने चाहिए। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा भू स्वामित्व या भूमि व्यवस्था। किसी भी देश में कृषक संबंधों की प्रकृति वहाँ की भूमि व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। जिस तरह की भूमि व्यवस्था होता है, कृषि में संलग्न व्यक्तियों के बीच संबंध भी उसी के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में 3 प्रमुख व्यवस्थाएं जो हैं की गई थी। तो ये हम इसके प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली इसके अंदर दी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस प्रणाली में भूमि पर स्वामित्व राज्य का होता था, किंतु व्यवहार में प्रत्येक जो है रैयत इसका स्वामी होता था। जब तक वह भूमि पर जो है राज्य को नियमित रूप से कर नहीं देता था, उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। उसकी भूमि को काम में लाने के लिए, उसे बेचने के लिए या हस्तांतरित करने या किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लाने का अधिकार उसको मिलता था। भूमि पर मालगुजारी का निर्धारण राज्य के द्वारा ही होता था। 33% भू राजस्व जो है इसके अंदर लिया जाता था। भारत में मद्रास, मुंबई आदि भागों में यह प्रचलित था। दूसरा इसके अंदर था महालवाड़ी व्यवस्था। इसके तहत जो है कई गांवों को मिलाकर एक महाल बनाया जाता था, जिसमें सरकार के द्वारा पूरे वर्ष के लिए एक रकम मालगुजारी के रूप में तय की जाती थी, जिसको देने का उत्तरदायित्व गांव के सभी भूस्वामियों का होता था, जिसे हम सहभागी कहते थे। और महाल का अर्थ है ग्राम, यानी कि गांव। भूमि पर समस्त गांव का स्वामित्व होता था, इसीलिए इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। जो भूमि गांव में खाली होती थी उस पर गांव जो है ग्रामीण समाज का जो है अधिकार होता था। सहभागी को अपनी इच्छा के अनुसार भूमि को प्रयोग में लाने का अधिकार होता था। उसकी भूमि उसके परिवार की निजी संपत्ति मानी जाती थी। यदि कोई सहभागी उस भूमि को छोड़ देता था तो उस पर ग्रामीण समाज का अधिकारी माना जाता था। यह भारत के पश्चिमी उत्तर जो है भाग के अंदर लागू होती है। तीसरा इसके अंदर जमींदारी व्यवस्था की बात कर रहा है। तो जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना गया है और भूमि संबंधी सभी अधिकार उसी के पास हुआ करते थे। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता था, बल्कि एक मध्यम वर्ग जिसे जमींदार की संज्ञा दी गई थी के माध्यम से वह सरकार से संबंध बनाता था। इस प्रकार भूमि जोतने वालों का भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था। जमींदार के द्वारा उन कृषकों को हटा दिया जाता था जो कम लगान देते थे और उनकी भूमि उन व्यक्तियों को दे दी जाती थी
जो अधिक लगान देते थे। इससे किसान के मन में अस्थिरता रहती थी। यह प्रणाली जो है भारत के बंगाल में, बिहार और आदि प्रांतों के अंदर लागू थी। इस प्रकार प्रणालियों के पतन का प्रमुख कारण था लगान में वृद्धि होना, कृषि का पतन, जमींदारों का शोषण, समाज के अंदर असमानता, सरकारी आय में वृद्धि होना, मध्यस्थों की संख्या ज़्यादा होना, विवाद बढ़ना, भूमि के उपविभाजन में वृद्धि न होना। ऐसे जो है बहुत सारे कारण थे। और स्वतंत्रता के बाद भूस्वामित्व में जो है बदलाव लाने के लिए नई राष्ट्रीय नीति जो है बनाई गई, जिसके तहत प्राचीन भूमि संरचना को खत्म कर दिया गया। यह योजना भूमि कानूनों से भूमि व्यवस्था के अंदर बदलाव लाने के संबंध में थी। भूमि व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सभी राज्यों में कड़े प्रभावी कानूनों को लागू किया गया। इन कानूनों को मजबूत करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए जो है निम्नलिखित इसके अंदर कार्यक्रम चलाए गए। तो सबसे पहले कार्यक्रम क्या चलाया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की भूमि व्यवस्था के अंदर 3 व्यवस्थाएं जो हैं प्रचलित थी। सबसे पहले इसने बताई रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो अभी हमने पढ़ी हुई थी। तो यह व्यवस्था कब शुरू हुई? 1872 के अंदर मद्रास के अंदर शुरू हुई और धीरे धीरे जो है बम्बई, बरार, मध्य प्रदेश और आसाम के अंदर इसको लागू कर दिया गया। तो इस व्यवस्था में क्या कहा गया था कि किसान जो है भूस्वामी होता था, वह भूमि को हस्तांतरित, बंधक एवं विक्रय कर सकता था। उसे किसी को खेती के लिए देने का भी जो है उसको अधिकार था। नेक्स्ट इसने क्या बताया इसके अंदर कि भूस्वामी का सरकार से सीधा संबंध था। भूस्वामी सरकार को लगान देता रहता था तब तक जब तक भूमि का स्वामी रहता है वो। और सरकार भूमि पर क्या है, भूमि पर कर लगाती थी, उर्वरा शक्ति के अनुसार उसको तय करती थी। जितनी वो उपजाऊ थी उसके अकॉर्डिंग जो है उसको उसका लगान वो कर देना पड़ता था। दूसरा इसने बताया महालवाड़ी व्यवस्था। ये व्यवस्था जो 1833 के अंदर सबसे पहले आगरा और अवध के अंदर लागू की गई, उसके बाद में पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर। इसकी क्या व्यवस्था की गई कि भूमि पर सभी गांवों का संयुक्त रूप से जो है स्वामित्व होगा और मालगुजारी, नंबरदारी, उगाही करके सरकारी खजाने के अंदर जो है उसको जमा करेंगे। गांव की बंजर और बेकार भूमि, वृक्ष, कुएं आदि जो है गांव की संयुक्त संपत्ति होती है, जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हो, ठीक है ना। आपको क्योंकि आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आप उसको अच्छे से जानते हैं। जो गांव में आप यूज़ करते हैं, जिस कुएं का पानी पीते हैं, या जो वृक्ष हैं, कई बार कहते हैं ना पंचायती भूमि है ये, तो उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको सारा गाँव जो है उसको यूज़ करता है। फिर इसने पूर्व के प्रमाण ही बंटवारे के आधार होते थे। तीसरा इसने बताया जमींदारी व्यवस्था। ये व्यवस्था जो है मुगल शासनकाल से शुरू हुई थी। 1798 में इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि का स्वामित्व जमींदारों को देकर स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया था। और स्वामी व्यवस्था में, स्थायी व्यवस्था के अंदर जमींदार सरकार को क्या है भूमि देता था। तो कैसे देता था कि जमींदार भूमि का स्वामी होता था, उसे किसी को भी भूमि देने और बेदखल करने का अधिकार मिल गया था। जमींदार जो है किसानों से मनमाना कर वसूलते थे और सामान्यतः जमींदार खेती नहीं करते थे, वे एक प्रकार से सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बने हुए थे। तो जमींदारी व्यवस्था जो है 2 तरह की इसने बताई है। पहली स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरी अस्थाई। अस्थाई में क्या कह रहा है कि सरकार के द्वारा भूमि पर कुछ समय के लिए निश्चित किया जाता था। सरकार जब चाहे भूमि में जो है परिवर्तन, कर में जो है परिवर्तन कर सकती थी और इससे जमींदार अंग्रेजी सरकार के प्रति भगत बने रहे और इन्होंने भारतीय ग्रामीणों का घोर शोषण किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि व्यवस्था क्या रही कि उसमें सुधार की, भूमि सुधार की, जो खेत की जोत सीमा, खेती की जोत प्रणाली और भूमि का अधिकार, अनेक जो है आमूल चूल इसके अंदर जो है बदलाव किए गए। तो इनके कारण क्या थे, क्या प्रभाव पड़ा उनका? पहला पड़ा कि मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति हो गई। प्रथम और द्वितीय
पंचवर्षीय योजना काल में जमींदारी, जागीरदारी और बेनामी जैसे मध्यस्थों की भूमि संबंधी अधिकारों को खत्म कर दिया गया और इन सुधारों में से एक लगभग 2 करोड़ काश्तकारों का सरकार से सीधा संबंध स्थापित हो गया। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। दूसरा, इसने राज्यों में बंजर परती या अन्य श्रेणी की 60 लाख हेक्टेयर भूमि में से अधिकतर भूमि का वितरण भूमिहीनों में या सीमांत भूस्वामियों के अंदर कर दिया गया। तीसरा, इसने बताया काश्तकारी सुधार किया गया, जिसके अंदर निम्नलिखित काम किए गए। सबसे पहले इसने क्या काम किया कि लगान में कमी लाई। इनकी पहले ऐच्छिक काश्तकारों या अन्य काश्तकारों तथा बटाईदारों के द्वारा उपज का आधा या इससे अधिक हिस्सा लगान के रूप में जमींदारों व भूस्वामित्वों को दिया जाता था। अब आंध्र प्रदेश व हरियाणा को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में जो है लगान सकल उपज का 1/5 भाग जो है कर दिया गया है। अन्य राज्यों में भी जो है लगान घटा दिए गए हैं। मेरे ख्याल से आपने लगान पिक्चर देखी हुई होगी, है ना। जो लगान पिक्चर बनी थी वो इसी लगान के कारण जो है बनाई गई थी। वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप इसको जो है देख सकते हैं। इससे आपको ये लेसन और भी अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर कि भूधारण की सुरक्षा। अनेक राज्यों में भूधारण के सुरक्षा संबंधी कानून बनाकर काश्तकारों की बेदखली रोकी गई, लेकिन ऐच्छिक परित्याग के बहाने काश्तकारों को बेदखल किया जाता रहा है। सभी राज्यों में काश्तकारों के लिए भूमि धारण की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाए गए, जिनके प्रभाव से 1 करोड़ 13 लाख जो है काश्तकारों को 1.5 करोड़ जो है एकड़ भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट है इसका सीमा निर्धारण। इसके 2 पहलू हैं। पहला, भावी जोतों पर सीमा, दूसरा वर्तमान जोतों पर। तो अनेक राज्यों में भावी जोतों की सीमा निर्धारित की गई। वर्तमान जोतों पर सीमा निर्धारण कानून पारित किए जा चुके हैं। सीलिंग से ऊपर की भूमि राज्य सरकार ने अपने अधिकार में लेकर भूमिहीन किसानों और छोटे किसानों को बसाने का कार्यक्रम कार्यान्वित प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि का पुनर्गठन। इसके अंतर्गत मुख्यतः चकबंदी, भूमि के प्रबंध में सुधार, सहकारी खेती और भूमिहीन मजदूरों को बसाना एवं भूदान आंदोलन इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है चकबंदी। चकबंदी के तहत भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जो है बिखरे हुए को इकट्ठा करके एक बड़ा कृषि योग्य भूमि के आकार का संगठन किया गया है। इससे एक और काश्तकारों तथा बटाईदारों को हानि हुई है, क्योंकि भूस्वामी बड़े खेतों पर खेती करने लगे हैं। इससे उत्पादन जो है लागत कम हुई और खेतों की देखभाल करना सुविधाजनक हो गया। नेक्स्ट है भू प्रबंध में सुधार। इसके अंतर्गत बंजर भूमि का उपयोग, उन्नत पैदावार के बीजों का उपयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग आदि आते हैं। सहकारी भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर संयुक्त खेती करने की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए भारत सरकार के अनेक जो है प्रयत्न किए गए हैं। नेक्स्ट है भूमिहीन मजदूरों को बसाना एवं भूदान आंदोलन। भूमिहीन श्रमिकों को भूमि पर बसाने के लिए 1951 में जो है भूदान आंदोलन किया गया, जो बाद में ग्रामदान में बदल दिया गया। भूदान में लगभग 42 लाख एकड़ भूमि जो है प्राप्त की गई, जिसमें से 13 लाख एकड़ भूमि का जो है आवंटन किया जा चुका है। तो ये इसके भाग बताए थे। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये स्वतंत्रता के बाद जो है क्या स्थिति थी और स्वतंत्रता से जो है पहले जो है भूमि किस प्रकार थी, यानी कि भूमि की व्यवस्था किस प्रकार की थी। आज हमने इस क्वेश्चन को या टॉपिक को पढ़ा है। आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे और आगे का जो टॉपिक है उसको आप रीड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।